कौन आ गया? कहीं प्रिया तो नहीं? हेलो मैडम, मिस्टर गौतम का नाम का कुरियर है। मुझे दे दीजिए। नहीं, आप उन्हें ही बुला दीजिए। लेकिन पापा घर में नहीं है। ठीक है मैडम, मैं बाद में आता हूँ। क्यों भाई, मुझे दे दो ना। नहीं मैडम, मैं आपको नहीं दे सकता। अरे अजीब बात है, मैं उनकी बेटी हूँ। बेटी लाओ, मुझे दो। ठीक है, ले लीजिए और इस स्लिप पे सिग्नेचर कर दीजिए। पेन दोगी तभी ना साइन करूंगी। सॉरी मैडम, पेन तो भूल गया। ठीक है, मैं साइन करके देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप नहीं तो बात, अंदर आ जाओ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो अभी हमने सोनू, सोनू, ये दरवाजा ही बंद है। सोनू कहाँ चला गया? सोनू, मोनिका सही कह रही थी, ये खूनी है। सर, पर ये कमरा 8 साल के सोनू का है और ये उंगलियों के निशान देख के लगता है कि ये किसी बड़े आदमी के हाथ। हाँ, कमरा किसी बच्चे का है। बच्चा कहाँ चला गया? पड़ोसियों से पूछते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने सूरज को अपने परिवार के साथ कहीं जाते हुए देखा? नहीं साहब। सर, कल रात को सूरज और उसकी पत्नी रीना को घर से बाहर जाते हुए मैंने देखा था। कहाँ जा रहे थे वो? सर, वो तो पता नहीं, लेकिन दोनों बच्चे घर में ही थे। बच्चे साथ में नहीं गए? नहीं सर, जब वो बाहर जा रहे थे तो दोनों बच्चे उन्हें खिड़की से बाय बाय कर रहे थे। सर, हाँ? सोनू और प्रिया के माँ बाप का फोन नहीं लग रहा है। एक काम करो, इन दोनों के कॉल डिटेल्स निकालो। सर, आपने कहा कि बच्चे घर में ही थे, मगर कमरे में तो बच्चे थे ही नहीं। मोनिका। जी सर। इस प्रिया का नंबर है ना तुम्हारे पास? जी सर। नंबर देना। 110458750। घंटी बज रही है, फोन नहीं उठा रही। सर, नाइट ड्यूटी वाला वॉचमैन आ गया है। सलाम साहब। सलाम। कल रात को तुमने सूरज और रीना को बाहर जाते हुए देखा था? जी साहब। और उस वक्त दोनों बच्चे घर में ही थे? जी साहब, घर में ही थे। ये दोनों वापस कब आए? जब तक मैं ड्यूटी पे था साहब, ये लोग वापस नहीं लौटे थे। सर, कहीं ये दोनों सुबह वापस तो नहीं आए? सर, मैं सवेरे 6 बजे से ड्यूटी पे हूँ। मैंने उन दोनों को घर वापस आते हुए नहीं देखा। अच्छा, किसी और को देखा था सूरज के घर में जाते हुए? जी नहीं साहब। कोई सूरज के घर में नहीं गया, बच्चे घर से बाहर नहीं निकले, तो बच्चे गायब कैसे हो गए? साहब, कल रात को प्रिया मैडम बाहर निकली थी। कहाँ गई वो? करीब 11:30 बजे उस तरफ गई थी। इस तरफ? जी साहब।
ठीक है, थैंक यू सर। वो कुरियर वाला जिसने मोनिका से छेड़खानी की थी वो पकड़ा गया। सर, सामने वो गेट है, कहीं प्रिया वहीं से तो नहीं निकल गई? नहीं सर, वो गेट रात को 10 बजे बंद हो जाता है। सर, प्रिया के मोबाइल का लोकेशन यहीं का दिखा रहा है, ये देखिए। मतलब प्रिया यहीं कहीं है। घंटी बज रही है। पर सर, आवाज तो नहीं आ रही। सर, हो सकता है प्रिया का फोन साइलेंट पे हो। एक काम करो, देखो जरा आसपास ढूंढो। यहाँ तो कहीं फोन दिख नहीं रहा है। अगर फोन की रिंग सुनाई देती तो 1 सेकंड में ढूंढ लेता मैं। रिंग सुनाई देती तो कोई भी ढूंढ लेता। कहीं फोन किसी गाड़ी में तो नहीं है? जितनी गाड़ियां हैं उन सब की चाबियां चाहिए हमें। जल्दी गाड़ी चेक करनी है। लाइए, चाबियां दीजिए जल्दी प्लीज। देखो कौन सी गाड़ी है। सर, सारी गाड़ियां साफ, कुछ भी नहीं। ये गाड़ी किसकी है? इस गाड़ी की चाबी क्यों नहीं आई? हाँ? किसकी गाड़ी है वो? सर, ये चेतन की कार है। तो चेतन कहाँ है? चेतन को बुलाओ। मोहन जी, अपने भतीजे को बुलाइए ना। अरे चाबी लेने गया, बस अभी आता ही होगा। ये लो आ गया। लाइए, चाबी दीजिए। ओए रुक जा, रुक। बढ़िया है चाबी लेने वाले हैं। हम कोई मुजरिम है क्या जो हमारे पे चेक करते जा रहे हो और हमारी कार की तलाशी भी लेना चाहते हो? मैडम, आपके सोसाइटी से 2 बच्चे गायब है, तलाशी तो लेनी होगी। तो हम क्या करें? हमने थोड़ी ना किया है कुछ जो हमारे पे शक कर रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरे पकौड़े और जल गए हैं। अब तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाली चाबी। कर लो जो करना है। पर माँ, सब लोग चाबी दे रहे हैं तो हमें भी देनी होगी। तेको मना किया था ना, मना किया था ना चाबी देने को। रिलैक्स रिलैक्स मॉम, रिलैक्स। ओह नो। रुकिए, आप लोग रुकिए प्लीज। पीछे हटिए। चलो एक मिनट। सब मर चुके। इसी के दुपट्टे से गला घोट के मारा इसे। सर, ये सेलफोन और ये चाबी। चेतन, यहाँ। चेतन, छोड़ दो इसे। क्यों मारा भैया? बोल, क्यों मारा उसे? सर मैंने नहीं मारा सर। सर नहीं किया इसने। सर, वो किसी दुश्मन का काम होगा, ये नहीं कर सकता सर। ये देखिए मैम, 11:15 बजे आपके बेटे चेतन ने प्रिया को फोन करके बुलाया, फिर उसे मार के उसकी लाश को अपनी गाड़ी के डिक्की में छुपा दिया। ये तो छोटे से कॉकरोच को भी नहीं मार सकता और किसी का खून करना तो बहुत दूर की बात है। सर, हम पर दया करो सर। आपका नाम तो दया है ना, हम पर दया करो। आपके छोटे भाई जैसा है। मुजरिम किसी का भाई नहीं होता। रेडी? चलो ले जाओ उसे, चलो। चल। सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मैं कल रात प्रिया से मिला तो जरूर था, लेकिन सर मैंने उसे मारा नहीं है सर। मैंने उसे नहीं मारा। कल रात 11:30 बजे मिले थे तुम मुझसे, क्यों मिले थे? सर, क्यों मिले थे? सर मैं अक्सर उसे फोन करके परेशान किया करता था। अच्छा। और सर कल रात भी मैंने
उसे फोन किया और सर वो गुस्से में आकर सर वो मेरे घर आ गई। फिर? और सर उसने मुझे आकर बहुत चिल्लाया और सर धमकी देने लगी कि अगर मैंने उसे आइंदा फोन किया तो सर वो मेरी माँ से शिकायत करेगी। ऐसा काम करोगे तो होगा ही ना ये। फिर क्या हुआ? सर मैं उसे समझा बुझाकर बाहर ले आया और सर फिर वो अपने घर चली गई। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। वो वापस नहीं गई, तुमने मार डाला उसे गला दबा के और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए डिक्की में रख दिया। लेकिन सुबह हंगामा हो गया और हम लोग आ गए और तुम पकड़े गए, समझे? नहीं सर, मैं प्यार करता था सर उससे। सर मैं क्यों मारूंगा उसे सर, क्यों मारूंगा उसे सर, क्यों? चेतन, ओ चेतन! अरे माँ की ममता से बड़ी कोई चीज होती है क्या जो मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को उठा ले? चेतन! अरे रुको रुको रुको, ममता वाली माता रुको, ऐसे धड़धड़ाते हुए कहाँ जा रही है? चुप रहो जी, माँ की ममता के आगे पहाड़ नहीं टिक सकता। तुम लोग क्या चीजों? चेतन मेरा बच्चा, चेतन क्या हाल है? देख 2 घंटे में तेरी क्या हालत हो गई है, सूख गया है मेरा बच्चा। ठीक तो है ना तू? नहीं माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुप कर। हाँ ठीक है तू? क्या हालत कर दी है तुम लोगों ने मेरे बच्चे की? तुम लोग क्या समझो माँ के दिल की तकलीफ को? ये तो माँ ही है जो बच्चे की शक्ल देख के उसके दिल की हालत जान लेती है। मुझे पता है तू 2 घंटे से भूखा है। अरे नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैं अपने हाथ से खाना बनाकर लाई और तू कह रहा तुझे भूख नहीं है? जल्दी खा पकोड़ा। देख कम लोगों को नसीब होता है माँ के हाथ का खाना, समझ आई ना? चावल खाएगा? चावल भी लाई हूँ। नहीं माँ बस। ठीक है, जब भूख लगे ना दोबारा खा लेना। अच्छा खाना पीना हो गया तो काम की बात करें। और पूछो जी जो पूछना है। खा तो मेरा बेटा रहा था, मैं थोड़ी ना खा रही थी। आपके बेटे की कार की डिक्की में लाश मिली है, लाश, समझिए आप। और लॉक के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। इसका मतलब उसे ओरिजिनल चाबी से खोला गया है। और जैसा कि अभी आपके बेटे ने बताया कि कार की चाबी इसके अलावा और किसी के पास नहीं होती थी। और अगर किसी और ने खोला है तो उसने डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल किया है। और दूसरी चाबी तो मेरे पास है जी, घर में रखी है कबर्ड में। क्या? आपके पास है डुप्लीकेट चाबी? और क्या? बेटी जरा इनके घर जाओ और वो डुप्लीकेट चाबी लेके आओ। मैं सर? हाँ चलो, साथ में अपने हाथ के पकौड़े भी खिलाऊंगी चाबी के साथ साथ। अरे सर मुझे क्यों फंसा रहे हो? पता नहीं ये क्या करेगी मेरे साथ। खुसुर बुसुर क्या कर रहे हो? चलना तो चलो, नहीं तो अपने घर बैठो। मैं चली। हाँ चलो। सर सूरज और रीना के सेलफोन की लोकेशन वाशी हाईवे क्रॉस करने के बाद स्विच ऑफ बता रहा है। अच्छा, रहते अंधेरी में और वाशी की तरफ घूम रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सूरज और रीना ने अपने बच्चों को घर पे छोड़ दिया। बेटी मारी गई और 8 साल का बेटा गायब है। ये दोनों जा कहाँ रहे? एक काम करते हैं, इस हाईवे पे जितने भी टोल नाका हैं, वाशी, पनवेल, लोनावाला, सबकी फुटेज मंगाते हैं। पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सूरज के फोन रिकॉर्ड से पता किया है कि 8 से 9 के बीच में उसे बार बार एक नंबर से फोन आ रहा था। किसका नंबर है वो? सर किसी तरुण नाम के आदमी का है। तरुण? चलो इस तरुण से मिलते हैं। जी तरुण? जी हाँ, लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। ओ सीआईडी? आइए प्लीज अंदर आइए। आइए बढ़िया है सर। सूरज और रीना कहाँ है? सर अपने घर पर होंगे वो लोग। नहीं है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कहाँ है दोनों। क्या सर, कल मेरे यहाँ एक छोटी सी पार्टी थी, एक छोटा सा गेट टुगेदर, और वो दोनों लोग आए थे यहाँ पे। सूरज के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि कल रात आपने कई बार फोन पे बात की थी उससे। हाँ सर, वो लोग आने के लिए मना कर रहे थे, इसलिए मैं बार बार उन्हें फोन करके कन्विंस कर रहा था। अच्छा ये बताइए कि वो दोनों रात में यहाँ से निकले कितने बजे थे? यही कोई 1:30 बजे। लेकिन तरुण जी, वो दोनों अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। क्या? तरुण जी, कल रात आपके पार्टी में जितने भी मेहमान आए थे उन सबकी डिटेल चाहिए हमें। और सूरज के बारे में कोई जानकारी मिले तो हमें इन्फॉर्म जरूर करना। ये बात तो तय है कि सोनू को अगवा किया गया है, पर वो किडनैपर
खिड़की तक पहुंचा कैसे और वो यहां से बच्चे को ले कैसे गया? सर, इस घर की चाबी प्रिया के पास थी। इसका मतलब रात को जब प्रिया घर से बाहर गई होगी तो दरवाजा लॉक करके गई होगी। और सर, इस घर में जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत, कोई निशान नहीं मिला है। और मेन डोर पे लॉक इतनी ऊंचाई पे है कि 8 साल का बच्चा तो उसे खोल नहीं सकता। सर, वाटर पाइप के सहारे चढ़ के भी कमरे में आना पॉसिबल नहीं लगता सर। 1 मिनट, पॉसिबल है। ये देखो, जब से सीढ़ी को देखा है मेरे दिमाग की घंटी बज रही थी। इतने बड़े घर में इस तरह की सीढ़ी क्या कर रही है? Seven, 11, 20, 23, 27, 35, 38, 42, 56, 59, 70। सर, आगे और भी है। 70, 71, 72, 73। इतने सारे कोने? सर, ऐसे कैसे हो सकता है? पनवेल चेकनाका क्रॉस किया है इन लोगों ने। जा कहां रहे हैं? अजीब माँ बाप है सर, अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं। पनवेल के आगे अगला चेकनाका लोनावाला। दुष्यंत को फोन करो, लोनावाला की फुटेज मंगाओ जरा। आइए। क्या हुआ? नहीं मिली चाबी? नहीं मिले। मुझे पता था। सर, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए उसको। पहले आप ये बताइए कि आपके कबर्ड में डुप्लीकेट चाबी है, इसके बारे में और कौन कौन जानता था? मैं, मेरा पति और मेरा बेटा बस। आप जरा ध्यान से याद करके बताइए, पिछले 1 हफ्ते में आपके घर में कौन कौन आया था? बताती हूँ। 1 मिनट, मैं लिखता हूँ, आप बताइए। मेरा भाई, उसकी बीवी, मेरे पति के दोस्त और मेरा देवर, उसके दोस्त भी आए थे और मेरी बहन। बस इतने ही लोग आए थे। बस, और कोई नहीं? जी। मेरे दोस्त राकेश, ललित और जोगी भी आए थे। हैं? वो ये कब आए थे? रविवार को, जब आप घर नहीं थी। मैंने तुझे मना किया था ना कि इनको घर लेकर मत आना। क्यों लेकर आया तू? वो हमारा कुछ प्लान था। क्या प्लान था? देखो, अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे तो खूनी पकड़ा नहीं जाएगा और तुम यही परेशान होते रहोगे। वो हमारा ड्रिंक्स का प्लान था। हे भगवान, ये दिन देखने रह गए थे तो शराब भी पीने लग गया। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई। मुझे जोगी ने सिखाया होगा, करोड़पति ने सिखाया होगा। मैंने क्या तो उससे मत बात कर। वैसे एक बात है सच, को मैं कैसे सीधा करती हूँ? ये किसी एक आदमी का काम नहीं लगता है। बच्चे को लेके जाना, प्रिया को मारना, सीढ़ी का इस्तेमाल करना। हाँ डॉक्टर साहब, क्या पता चला इस सीढ़ी से? अरे भाई, इस सीढ़ी से तो बहुत बातें पता चली हैं। तो बताइए ना सर अपनी खोज के बारे में। इस सीढ़ी पे से हमें 80 लोगों की उंगलियों के निशान मिले। उंगलियों के निशान चाहे 80 लोगों के मिले होंगे, लेकिन इस सीढ़ी पर से चढ़ के सिर्फ 2 ही लोग गए। डॉक्टर साहब, ये बात सीढ़ी को फॉरेंसिक में लाने से पहले हमें पता था। यार दया, तुमसे उम्मीद नहीं थी यार। अरे यार, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, समझ लो, उसके बाद अपना कमेंट करना, ओके? तुम्हें सिर्फ ये बात पता है ना कि इस सीढ़ी पर से 2 आदमी गए,
ये तो पता नहीं है कि वो दो आदमी सीढ़ी पर से उतरे नहीं। मैं बताता हूं, देखो, जब दो आदमी सीढ़ी पर से चढ़ेंगे तो ऐसे सीढ़ी को पकड़ करके ऊपर चढ़ेंगे। दो अलग अलग लोगों की उंगलियों के निशान उस सीढ़ी पे फ्रीक्वेंट इंटरवल में आएंगे, जो कि हमें इस सीढ़ी पर से मिले। लेकिन वही लोग जब उतरेंगे तब भी तो इस सीढ़ी को ऐसे पकड़ करके उतरेंगे ना, तो उतरने के भी निशान आने चाहिए। वो उतरने के निशान हमें नहीं मिले। इसलिए मैं कहता हूं कि सीढ़ी पर से दो आदमी चढ़े तो हैं लेकिन उतरे नहीं। और एक बात, ये सीढ़ी बनाने में 5 अलग अलग लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे लगता है कि जो भी लकड़ियां मिली बस काट पीट के बना दिया। तो इसका मतलब ये सीढ़ी बनाने वाला आदमी अनाड़ी था। करिश्मा यही है कि सीढ़ी बड़ी करीने से बनाई गई है। इस सीढ़ी को देख करके कहीं से नहीं लगता है कि किसी नौसीखे ने बनाई है। और हाँ, इस सीढ़ी पर ये जो स्क्रूज का इस्तेमाल किया गया ना, एकदम नए स्क्रू। मुझे तो लगता है ये सीढ़ी हाल ही में कोई 2-4 दिन में ही बनाई गई। और एक बात, इस सीढ़ी ने अपनी लंबाई के बारे में एक बात मेरे कानों में कही है, मैं बताता हूं। इस सीढ़ी की लंबाई खास है 11 फुट 7 इंच। एग्जैक्टली 11 फुट 7 इंच। भाई, जब कोई सीढ़ी बनाएगा तो 8 फीट की बनाएगा, 10 फीट की बनाएगा, 12 फीट की बनाएगा, लेकिन 11 फुट 7 इंच नाप तोल के क्यों? ये सीढ़ी तो इस खिड़की के माप का है। तो मतलब इसे खास तौर से सोनू के घर के लिए बनाया गया? तो अब भी सवाल वही है, ये सीढ़ी सोनू के घर पहुंची कैसे? अब जरा इन फोटोज को गौर से देखो, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ साहब, ये दोनों कल इस ढाबे पर आए तो थे और इन लोगों को देखकर हम लोग काफी हैरान भी थे कि इतने अच्छे भले लोग इतने मामूली से ढाबे पे क्यों आए। लेकिन जाते समय 100 रुपए देकर गए साहब। तो जब ये लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, तुमने कुछ सुना? बातचीत? अरे साहब, हमें तो तब पता चला कि ये गूंगे नहीं है जब इनसे मिलने एक आदमी आया। क्या बात कर रहे थे वो लोग? पता नहीं साहब, वो लोग काफी धीरे बात कर रहे थे। फिर क्या साहब, उस आदमी ने अपने साथ लाया हुआ काला बैग उन लोगों को दिया, उनसे हाथ मिलाया और फिर निकल गया। शुक्रिया सर। सूरज और उसकी बीवी रीना पनवेल और तलेगांव चेकनाका के बीच ढाबे पर एक आदमी से मिले थे। ये सीढ़ी कोई बाहर से लेकर आया और फिर यहाँ सोनू गायब हो गया। कौन लेके आया था सीढ़ी अंदर? हाँ? नहीं सर, ये सीढ़ी मेरी ड्यूटी में नहीं आई है, इसके ड्यूटी में आई होगी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोलते रहता है। नहीं साहब, ये सीढ़ी रात में यहाँ पे कौन लाएगा? मेरे सामने भी ये सीढ़ी नहीं आई। तुम दोनों जरा सोच समझ के जवाब देना। यहाँ सोसाइटी में जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार तुम दोनों भी हो। मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा बोल के बच नहीं सकते तुम लोग। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम दोनों को कुछ पता ही नहीं चला? नहीं साहब, हम लोग तो 7 साल से दोनों यहाँ पर काम कर रहे हैं, कभी ऐसी लापरवाही नहीं हुई। ये सीढ़ी ना ही दिन में आई है और ना ही रात में आई है। ये सीढ़ी या तो किसी गाड़ी की छत पर आई है या किसी टेम्पो में। सर, सोसाइटी में कोई भी सामान या फर्नीचर बाहर से अंदर आता है, हम लोग उसकी एंट्री कर लेते हैं। ये सीढ़ी बाहर से अंदर नहीं आई है। अगर ये सीढ़ी बाहर से नहीं आई है तो ये सीढ़ी सोसाइटी के अंदर ही कहीं बनी है। सोसाइटी में कहीं कारपेंटरी का काम चल रहा है क्या? हाँ सर, वहाँ जगन साहब के यहाँ। जगन साहब? अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? ये सीढ़ी यहाँ क्यों रखी है भाई? ठीक है, ऐसे ही 20 सीढ़ियाँ बनवानी है। अरे तो आप मेरे यहाँ क्यों आए? किसी बढ़ई की दुकान पे जाइए। अब देखिए, सीढ़ी आप ही ने बनवाई है, हमें हूबहू ऐसी बनवानी है। शायद आपको अंदाजा होगा, और ऐसी सीढ़ी बनवाने के लिए हम आपको मुंह मांगी कीमत देंगे। आप पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये सीढ़ी बनवाई नहीं। और रही बात इस सीढ़ी की, तो मुझे ऐसा कुछ इसमें खास नहीं लग रहा है कि कोई और कारीगर इसे बना ही नहीं सकता। देखिए जगन जी, ये हाथ हाथ के हुनर की बात है। अब जो काम आपका हाथ कर सकता है वो शायद मेरा हाथ नहीं कर सकता है? और जो मेरा हाथ कर सकता है वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप ये बात मुझे क्यों कह रहे हैं? हमें हर तीसरे महीने में ऐसी सीढ़ियां चाहिए, करीब 20, तो सोचा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। चलो कोई नहीं, थैंक यू। साहब, मैं बता सकता हूँ ये किसके हाथ का काम है। अच्छा? लेकिन साहब,
ये तो बताइए, एक सीढ़ी का कितना दोगे? अब आप ही बता दीजिए। क्या है, वो बहुत बिजी कारीगर है, कम से कम एक सीढ़ी का 2000 लेगा। और लकड़ी आपकी? हाँ, दिया। एक मिनट, ये लीजिए उसका पता। शाम को मिलना, एडवांस भी दे दीजिए। मैंने ही बनाई है ये सीढ़ी एक आदमी के लिए, सिर्फ एक रात में, 2 घंटे में। जगन की कुछ लकड़ी गायब करके जगन सेठ को पता नहीं चलना चाहिए। आप शाम को अकेले में मिलिए और एडवांस दे दीजिए, काम शुरू कर दूंगा। एडवांस चाहिए? चलेगा। किसके लिए बनाई है सीढ़ी? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, उसने मुझे मुंह मांगे कीमत दी, इसलिए जगन साहब जब घर पे नहीं थे तो मैंने उसके लिए वो सीढ़ी बनवा दी। नाम क्या उस आदमी का? मालूम नहीं साहब। चुपके से उसके लिए सीढ़ी बनाई। अब चल, अब हमारे लिए उसका स्केच बनवा। चल। सर, लोनावाला चेक नाके का फुटेज मिल गया सर। एक मिनट लगाओ जरा इसे। कमाल है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर जिसकी बेटी का खून हो गया है, बेटा किडनैप हो गया है, और ये मियां बीवी पता नहीं कहां घूम रहे हैं। देर हो गई है, सूरज की कार लोनावाला तो नहीं पहुंची है। फिर इसका मतलब अभी भी वो लोग पनवेल और लोनावाला के बीच में है। रेडी, दुष्यंत को फोन करो। लोनावाला और पनवेल के बीच में जितने भी होटल हैं, ढाबे हैं, सब जगह पूछताछ करें। किसी ने तो देखा होगा गाड़ी को। यस सर। श्रेया जरा फिर से चेक करते हैं, वाशी टोल नाका चेक करो। ये आई गाड़ी 2:40 को वाशी से निकली है। पनवेल का ये आई बॉस, 3:10 को पनवेल पहुंची और लोनावाला नहीं। एक मिनट, ये सूरज की गाड़ी के पीछे की जो गाड़ी है, ये गाड़ी मैंने वाशी में भी देखी है। वाशी का फोटो लगा ना? ये देखो, ये गाड़ी वाशी में भी सूरज के पीछे, पनवेल में भी गाड़ी सूरज के पीछे, और लोनावाला के फुटेज चेक करो, ये गाड़ी वहां से निकली है कि नहीं। नहीं, ये गाड़ी भी लोनावाला से नहीं निकली है। सर, ये कोई संयोग भी तो हो सकता है। ऐसा लगता नहीं है। एक गाड़ी सूरज की गाड़ी के पीछे वाशी में भी थी, पनवेल में भी थी। लोनावाला से ना उसकी गाड़ी निकली है ना इसकी। इसका तो एक ही मतलब है, दोनों ड्राइवर एक दूसरे को जानते हैं, चाहे दोस्ती की वजह से या दुश्मनी की वजह से। इसका मतलब कोई इस गाड़ी का पीछा कर रहा है। करेक्ट। जरा इस ड्राइवर का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। जूम करो इस पे। ये तो वही आदमी है ना जिसका इसका हीरो ने बनवाया था।
करेक्ट। चलो, गाड़ी का नंबर तो है हमारे पास। आरटीओ से पता करो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है ये गाड़ी, कौन है इसका मालिक। बेटा, जरा अपने पापा को बुलाना। पापा तो नहीं है, मम्मी है। ठीक है, मम्मी को बुलाओ। वैसे आप लोग कौन है? बेटा, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या सीआईडी? क्या हुआ इसके पापा को? बेटा, आप अंदर जाओ। सर, क्या किया है बोनी ने? खून और किडनैपिंग। क्या? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं सर? बोनी तो 2 दिन पहले किसी बिजनेस टूर से बाहर गए हुए हैं। जी नहीं, वो कहीं बाहर नहीं गए। इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो में वो किसी का पीछा कर रहे हैं। ये कार आप ही की है ना? जी, ये कार हमारी है, लेकिन इसमें जो आदमी बैठा है वो बोनी नहीं है। क्या? फोटो में ये आदमी बोनी नहीं है? जी सर। बिट्टू, पापा की फोटो लेकर आना। अच्छा, जरा इस बोनी का फोन नंबर देना। जी, 37568853। सर, कल रात से मैं भी बोनी का फोन ट्राई कर रही हूँ, पर स्विच ऑफ दिखा रहा है। हाँ सर, फोन बंद है। मम्मी, पापा का फोटो। सर, ये है बोनी। अगर ये बोनी है तो फिर ये कार में कौन बैठा है? आंखें तो दोनों की एक ही दिख रही हैं। फिर एक काम करो, या तो बोनी को दाढ़ी लगा दो या इसकी दाढ़ी हटा दो। दाढ़ी लगाने में बहुत टाइम जाएगा सर, हजामत कर दे दो इसकी बिना पानी के। हाँ, ये तो हुई। अरे सर, हिम्मत तो देखो इसकी। चेतन की गाड़ी में प्रिया की लाश रख दी, ऊपर से दाढ़ी मूछ बढ़ा के घूम रहा है। जरा बुला के लाओ उन लोगों को। जानते हो कौन है ये दोनों आदमी? सर, यही वो दाढ़ी वाला आदमी है जो मेरे पास सीढ़ी बनवाने आया था। मगर ये बिना दाढ़ी वाले आदमी को मैं नहीं जानता। चेतन, तुम जानते हो? देखिए सर, मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं पहचानता। कविता जी, आप? कविता जी, आप चुप मत रहिए। आपके बेटे पे प्रिया के खून का इल्जाम है और आपका बयान शायद उसकी जिंदगी बचा ले। ये दोनों फोटो बोनी की है। बोनी? माँ, ये बोनी कौन है? तेरे चाचा का दोस्त। मना किया था तेरे पापा को कि इसको घर में लेके मत आया करो, गंदा आदमी है। बस आएगा जरूर हमें एक ना एक दिन। हुआ ना वही, बस आ दिया। मेरे घर में कोई सुने तब ना। ठीक है, रेडी? अब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे किसी को जाके? सर, एक बात तो तय है कि इन सबके पीछे बोनी है। बोनी तो है सचिन, लेकिन एक आदमी और है। हेलो, क्या सूरज भाग गया? कैसे? तुम बच्चे और रीना पर नजर रखो, मैं आ रहा हूं। ठीक है। मछली जाल में फंस गई सर, निकलने ही वाला है।
ये चाचा सही जगह तो जा रहा है ना? उसके पास कोई और चारा नहीं है। सूरज जी, रीना जी, अरे आप दोनों तो यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत। तो फिर क्या बिगाड़ा है हमने आपका? आपने हमें यहाँ क्यों बात कर रखा है? क्या चाहते हो तुम? हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तकलीफ देने वालों को तकलीफ मिलनी चाहिए। अपना मुंह बंद करके चुपचाप खड़े रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बोलिए। मोहन जी, जी आप यहाँ? पानी जब ये दोनों यहाँ बंधे हुए हैं तो फिर तूने मुझे फोन करके ये क्यों कहा कि सूरज भाग गया? अरे मैं आपको फोन क्यों करूंगा? अगर तूने फोन नहीं किया तो फिर कौन था वो? फोन हमने किया था। हमने किया था फोन चाचा जी। सीआईडी? कहाँ भाग रहे हो? हाँ? यहां से सीधे ससुराल जाना है तुम्हें। कहाँ है मेरा बच्चा सोनू? छोड़ दो दया। शाबाश! शाबाश राजा, शाबाश। हाँ तो दया, अब बताओ किसकी रूह कांपेगी? सर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो मेरे बच्चे को मार देंगे। सोच क्या रहे हो दया? हमें छोड़ दो और जाने दो, वरना बच्चे को फेंक देंगे। अरे बेटी तो पहले खो चुकी है, अब बेटा भी जाएगा। नहीं सर, इन्हें छोड़ दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर। इन दोनों को हथकड़ी लगाओ। अरे सर आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सर हमारा बच्चा। नहीं सर, आप इनको छोड़ दो सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो इनको सर। हाँ सर, इन दोनों को छोड़ दो, इनको तो हम बाद में पकड़ सकते हैं, पहले बच्चे को बचाना जरूरी है सर। हाथ में आए हुए मुजरिम को छोड़ना कहाँ की समझदारी है फिरी? सुनानी मैंने क्या कहा? हथकड़ी लगाओ इन्हें। बॉस को छोड़ दे दया, नहीं तो बच्चा देख मेरा हाथ फिसल रहा है इंस्पेक्टर। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा सर। इस वक्त बच्चे को बचा लेते हैं सर, इन दोनों को देख लेंगे सर। मयूर, हथकड़ी लगाओ इन्हें। ये मेरा अड्डा है और यहाँ राज भी मेरा चलता है। बेटा तुम ठीक हो? संभालिए से। चल
चल जल्दी चल चल जल्दी जल्दी। क्या कह रहा था तू? हाँ? तेरा यहाँ राज चलता है? हाँ हाँ, मैं इससे बदला लेना चाहता था। आज से 5 साल पहले इसकी वजह से मुझे जेल हुई थी। मेरी जिंदगी भर की सारी गाड़ी कमाई पकड़ी गई। याद है सूरज? मेरा नाम मोहन है। मोहन मोहन? हाँ सर, याद आया। लेकिन वो गाड़ी कमाई नहीं, काली कमाई थी, काला धन। मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। मेरी ड्यूटी है कि मैं इस तरह की काली कमाई को सरकारी खजाने तक पहुंचाऊं और साथ ही ऐसी काली कमाई करने वालों को जेल। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या बुरा किया? और इस सब का बदला तुमने प्रिया का खून और सोनू को अगवा कर लिया। मैं इसे बर्बाद कर देना चाहता था। मैंने इसके बेटे सोनू को अगवा किया, फिर फिरौती के पैसे मांगे और फिर रेस्टोरेंट के बाहर अपने एक बिजनेसमैन दोस्त को बोल के इसे काला बैग दिलवाया और फोटो खींच ली। मगर तुमने मेरी मासूम बेटी को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने हमें सोनू को ले जाते हुए देख लिया था। अगर वो जिंदा रहती तो हमारे लिए खतरा बन सकती थी। तुम्हारे दिमाग में जरूर खलबली मच रही होगी कि हमें तुम्हारे बारे में पता कैसे चला है? जब हमें ये पता चला कि ये आदमी, ये बोनी तुम्हारा दोस्त है, तब हमने तुम दोनों की जन्म कुंडली निकाली और फोन रिकॉर्ड से ये बात साफ हो गई कि तुम दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हो। और तुम्हारे उंगली पे जो चोट लगी है, जिसपे ये बैंडेज लगा है, ये चोट तुम्हें तब लगी जब तुम उस लकड़े के सीढ़ी से सोनू के कमरे में घुसे थे, हैं? और इस बैंडेज ने हमारे शक को यकीन में बदल दिया। इसने एक मासूम लड़की का खून किया है, एक बच्चे के साथ एक सरकारी ऑफिसर और उसकी बीवी को अगवा किया है, और तुमने इस सब में इसका साथ दिया। तुम दोनों को सजा मिलेगी, उम्र कैद या फिर फांसी। कुछ नहीं, सासू माँ को जूस दे रही हूँ। जूस दे रही हो या जहर दे रही हो? बेटा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मम्मी जी आप इसी से पूछिए, इसने अभी अभी आपके जूस में क्या मिलाया है? सपना बताओ, तुमने अभी अभी जूस में जहर मिलाया है ना? मैंने इनके जूस में दवाई मिलाई है ब्लड प्रेशर की। लो, फिर से हमारा फैमिली ड्रामा शुरू हो गया। अच्छा, ब्लड प्रेशर की दवाई? तो फिर पी के दिखाओ इस जूस को। मैं क्यों पीऊं? भाभी आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप हमेशा सपना के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी रहती हैं? प्लीज एक सेकंड। सपना, क्या तुम्हें मम्मी जी ने कहा था जूस में दवाई मिलाने को? नहीं। तो फिर क्यों मिलाई जूस में दवाई? एक मिनट मैं 2 मिनट का बाथरूम चला गया, आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर दी। मैंने ही इससे कहा था जूस में दवाई मिलाने के लिए। सपना आज का डोज भूल गई थी, तो मैंने कहा जूस में मिला दो।
मुझे बहुत खुशी होती है ये देखकर कि मेरा परिवार मेरा कितना ख्याल रखता है, कितनी फिक्र है सबको मेरी। चलो मुझे दूस दो। आई एम सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज एंजॉय द पार्टी। म्यूजिक प्लीज लाउडर। नमस्ते। नमस्ते। मैं कैसे हैं आप? प्रतीक जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप हाँ। कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ। आप कुछ ले नहीं रहे हैं? मैं आपके खाने के लिए कुछ मंगाती हूँ। सरोज। नहीं, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं खुद जाकर ले लूंगा। श्योर। या इट्स ओके फाइन। हाय। आनंद। मम्मी जी क्या हुआ आपको? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। आइए सर, नमस्ते। मेरा नाम अहम है सर, मैंने आप लोगों को फोन किया था। अच्छा, अब कैसी है तुम्हारी मम्मी? डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं सर, पता नहीं क्या होगा। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जिस किसी ने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है ना, उसको आप छोड़ना मत। एक बात बताओ अहम, क्या तुम्हें किसी पर शक है? मेरा मतलब है कौन कर सकता है ये तुम्हारी मम्मी के साथ? मुझे तो सभी पर शक है सर। अहम, कौन है ये लोग? CID। CID? पर किसने बुलाया इन्हें? मैंने बुलाया। क्यों? आप? जी मैं विकास, अहम का बड़ा भाई। क्योंकि आप में से किसी ने ही मम्मी की जान लेने की कोशिश की है। What nonsense! तुम अपने घर वालों पर शक कर रहे हो? आप घबरा क्यों रहे हैं भैया? कहीं आपको ये तो डर नहीं कि सपना भाभी की पोल खुल जाएगी? सर, पार्टी में मैं बताता हूँ क्या हुआ। तुम्हारी सपना भाभी पर शक है तुम्हें? यस सर। सपना कहाँ है? सपना हॉस्पिटल नहीं आई, वो घर पर ही है। वैसे आप कौन है? जी मैं काव्या। हमारी भाभी है सर। सर, अहम बच्चा है, ये आप लोगों को बहका रहा है सर। विकास जी, हम CID वालों को कोई बहका नहीं सकता, समझे? कहाँ है आपकी मम्मी? मम्मी ऊपर ICU वार्ड में है। ठीक है, आग लगी है लगता है। तो लोगों को बाहर निकल, जल्दी जल्दी आइए, इधर नहीं, इधर आइए प्लीज, आप लोग इधर आइए। जल्दी चलो, चलिए फ्लोर का, जल्दी आइए। नहीं आप लोग इधर से आप लोग इधर से जल्दी चलो, चलिए फ्लोर खाली है, चलिए जल्दी आइए। नहीं आप लोग सीधे से जाइए, संभाल के किशन, ये कोई आग वाला धुआं नहीं है, इसकी गंदी कुछ अलग है। ये धुआं किसी और चीज का है, किसी केमिकल का। सर, हाँ? आपका अंदाजा सही था, ये देखिए स्मोक बॉम्ब। माय गॉड! सर कहीं ये स्मोक बॉम्ब फायर अलार्म बजाने के लिए तो नहीं डाला गया था? आश्रया,
फायर अलार्म बजाने के लिए ही स्मोक बॉम्ब लगाया गया था। मालिनी का कमरा ढूंढो जल्दी। अरे बेड तो खाली है। ये मालिनी जी कहाँ चली गई होंगे? ऐसा लगता है मालिनी जी जान खतरे में। स्टाफ को बुलाओ हॉस्पिटल के वार्ड में से एक मरीज गायब होता है और किसे कुछ पता नहीं। वाह, हम भी क्या करते साहब, जब हॉस्पिटल में भगदड़ मची तो हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गए। क्या तुम लोग जान बचाने के लिए भागे मरीज को ऐसे ही छोड़कर? शर्म नहीं आई तुम्हें? सर ये अचानक कैसे हुआ पता भी नहीं चला। हम मालिनी जी के परिवार वालों को बताने ही वाले थे कि उनकी मौत हो गई है। पर क्या उनकी मौत हो चुकी है? जी सर, इसका मतलब किसी ने मालिनी जी की लाश को गायब किया। और सर ये काम किसी हॉस्पिटल के बाहर वाले का नहीं हो सकता। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात आप अपने तक ही रखिएगा। अगर मीडिया वालों को मालूम पड़ा तो हमारी इज्जत और हॉस्पिटल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सर चुप रहिए प्लीज सर, प्लीज चुप रहिए प्लीज। लाश गायब हुई है हॉस्पिटल से और आपको अपनी और इस हॉस्पिटल की इज्जत की पड़ी है। हाँ? एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारे इस हॉस्पिटल का एक एक दरवाजा, एक एक खिड़की अभी इसी वक्त बंद चाहिए। मुझे एक चिड़िया तक बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? जी सर। सुना तुमने? जी। गो इमीडिएट। दुष्यंत, हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो। कहीं तो छुपा के रखी होगी मालिनी की लाश को, कहीं तो। हाँ। जरा एक बात बताइए, आपके मम्मी के साथ कमरे में कोई था उनकी देखभाल के लिए? जी सर, मेरे पति आनंद वहीं पर थे। आप मम्मी के साथ थे? तो फिर ये सब हुआ कैसे? जैसे ही फायर अलार्म बजा तो मैं वार्डरूम के बाहर आया, ये देखने के लिए कि क्या मच रहा है। हर तरफ धुआं ही धुआं था। लोग पागलों की तरह यहां वहां भाग रहे थे। धक्का मुक्की में कुछ लोग मुझे मम्मी जी के वार्डरूम से बहुत दूर ले गए। जाकर भी मैं वार्डरूम तक नहीं पहुंच पा रहा था। किसी तरह जब मैं मम्मी जी के वार्डरूम में पहुंचा तो मम्मी जी वहां पे थी ही नहीं। सर प्लीज प्लीज मम्मी जी को ढूंढ निकालिए। सर हर जगह चेक कर लिया, मालिनी जी की लाश कहीं पर भी नहीं है। और सर मॉर्ग में भी चेक किया, लाश वहां भी नहीं। इसका मतलब है जिसने भी ये किया है वो मालिनी की लाश को हॉस्पिटल के बाहर ले जा चुका है। काम करते हैं, हॉस्पिटल के गेट पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका फुटेज चेक करते हैं। ये देखो, एक झटके में गाड़ी रिवर्स हो गई और हॉस्पिटल के बाहर भी निकल गई। जरूर मुजरिम मालिनी को इसी गाड़ी में लेकर गया होगा। एक मिनट जरा इस फुटेज को रिवाइंड कीजिए, हमें कार का नंबर चाहिए। पॉज करो, जूम इन करो। XYZ5139। सर आप सही कह रहे हैं, ये मुजरिम मालिनी जी को इसी गाड़ी में लेके गया होगा। हाँ निखिल, काम करो, कंट्रोल रूम में फोन करके इस गाड़ी का डिस्क्रिप्शन दे दो और उनसे कहो जहां पर भी ये गाड़ी देखे हमें इन्फॉर्म करे लोकेशन। और ये गाड़ी ये तो आग लग गई है।
सर सीट्स तो खाली है पर कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। सर ये लाश तो जल चुकी है। शायद सबूत मिटाने के लिए खूनी ने मालिनी जी की लाश को जला दिया। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये लाश मेरी माँ की है? इसका चेहरा तो बुरी तरह जल चुका है। देखिए, ये अंगूठी देखिए, पहचानते हो इसे? तो मेरी माँ की अंगूठी। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ नहीं ताजी? अरे क्या नहीं ताजी है? दया, लाशों से बात करना कोई आसान है क्या? और लाश भी जली हुई हो और मुश्किल हो जाती है ना। आप तो हमेशा कहते थे कि सालुंकी के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, वो तो नहीं दया, खूनी ये सोचता था कि लाश को जला देगा तो हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही अटक जाएगा, हमारी नैया बीच भंवर में अटक जाएगी। तो इस अटकी हुई नाव को बाहर निकालिए ना सर। हैं? आप कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेंगे आप। आपको पता है फ्रेडी आपके बारे में क्या बता रहा था? फ्रेडी क्या कह रहा था मेरे बारे में? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं। वो कह रहा था कि डॉक्टर सालुंकी की उम्र हो गई। अब बहुत ज्ञान है आपको। हाँ देखो दया, जो लोग मेरे संन्यास लेने के बारे में सपने देख रहे हैं ना, उन्हें जाके बोल दो अपनी नींद से जाग जाए। मैं संन्यास नहीं लेने वाला हूँ ना, मैं तो इस केस को सॉल्व करने के बाद स्विट्जरलैंड जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ? स्विट्जरलैंड। एग्जैक्टली। हम भी चलेंगे आपके साथ स्विट्जरलैंड, पर पहला कदम तो उठाइए इस केस को सुलझाने की ओर। पहला कदम तो उठ चुका है भाई। अच्छा, ये देखो, ये देख लो, ये क्या? ये सर बॉडी जलने की वजह से हो गया है? जी नहीं, ये बॉडी को फिनाइल से धोने की वजह से हो गया। क्या? इस लाश को फिनाइल से धोया गया? हाँ, खूनी ने लाश को अस्पताल से गायब करने से पहले उसको फिनाइल से अच्छी तरह से धोया ताकि लाश का केमिकल कंपोजिशन ही बदल जाए। खूनी ने हर कदम इसी मकसद से रखा है ताकि हमारे रास्ते में ज्यादा से ज्यादा कठिनाइयां आ सके। इस लाश को पहले फिनाइल से धोया और फिर इसे आग लगा दिया? जी हाँ। और सबसे पहले क्या जलाया? सबसे पहले जलाए बाल, क्योंकि बालों में सबसे ज्यादा और सबसे पहले असर होता है जहर का। सर काव्या ने बताया था ना कि शायद जहर सपना ने दिया है मालिनी जी को। हाँ, इसीलिए तो जला दिए ना भैया, सबसे पहले बाल, क्योंकि जहर दिया था। मतलब ये सब सपना का ही काम है। सर आप लोग कुछ पता चला माँ की मौत की वजह क्या थी? जी नहीं, मगर बहुत जल्द पता चल जाएगा। पता तो चल गया है ना सर, सपना ने ही जूस में जहर मिलाया था। बस कीजिए भाभी, इनफ। हर चीज की खाद होती है। डॉक्टर साहब आप बताइए ना इन्हें। देखिए, मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। सपना ने जूस में ब्लड प्रेशर की दवाई मिलाई थी, जो मैंने ही उसे कहा था। ओह अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है आप लोगों को, कौन कर सकता है ये? कौन मार सकता है आपकी माताजी को? मैं कुछ कहना चाहूँ। आप? जी सर, ये हमारे परिवार के वकील हैं, मिस्टर संजीव। संजीव जी, कहिए संजीव जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सर, मुझे शक तो नहीं है। हाँ, मगर पार्टी के बाद मालिनी जी मेरे साथ एक मीटिंग करना चाहती थी। मालिनी जी आपके साथ मीटिंग करने वाली थी? किस सिलसिले में? अपनी वसीयत बदलने के सिलसिले में। वसीयत बदलना चाहती थी? अच्छा। मीटिंग ही नहीं हो पाई क्योंकि अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा संजीव जी, ये बताइए, अभी जो वसीयत है, जो
मालिनी जी बदलना चाहती थी। क्या है उस वसीयत में, कुछ बता सकते हैं आप? सर, इस वक्त जो वसीयत है उसके हिसाब से आधी जायदाद मिस्टर आनंद के नाम पे है और बाकी बची हुई आधी जायदाद दोनों भाइयों के नाम पे है। वकील साहब, ये बताइए कि ये जो नई वसीयत है वो क्या होने वाली थी? सर, यही तो सब डिस्कस होना था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मालिनी जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई और मीटिंग हो नहीं पाई। दुष्यंत, पता लगाना पड़ेगा मालिनी जी अगर वसीयत बदलती तो किसका फायदा होने वाला था और किसका नुकसान। अरे आओ आओ भैया, समझो केस सॉल्व हो गया। क्या बात है सर, लगता है लाश से कोई बड़ी जानकारी निकाल ली आपने। जी हाँ जनाब, पार्टी में मालिनी जी के कान से खून बह रहा था ना। हाँ, उसकी वजह पता चल गई आपको? जी हाँ, उसकी वजह थी दया साहब जहर। जहर जिसने ऑरल ट्रैक्ट को यानी कि कान के इस हिस्से को बिल्कुल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। देखो, तो जहर की वजह से नस फट गई और कान से खून बहने लगा। और इतना ही नहीं, इनके खून में से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी मिले। और तो और इनकी किडनीज में से हमें बढ़ी हुई मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम मिला है। और ये सारी चीजें सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती हैं, जहर। सर, फिर तो हमें सपना को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं, यहीं पर कहानी में जरा सा ट्विस्ट है। भैया, इनको जहर तो जरूर दिया गया था, लेकिन वो स्लो पॉइजन था, धीमा जहर, जो कोई 1.5-2 महीने से लगातार हर रोज इन्हें दिए जा रहा था। इसलिए जूस में तो जहर होने का सवाल ही नहीं होता। और ये जहर किस चीज के जरिए दिया जा रहा था? खाने पीने के साथ? यार दया, ये गुत्थी थोड़ी सी उलझी हुई है। बट व्हाई फियर व्हेन सालू केस हियर? तुम चिंता मत करो, इस जहर से भी मैं सच उगलवा के रहूंगा। ठीक है सर, आप इस जहर से सच उगलवाइए, तब तक मालिनी के घर वालों से सच उगलवाते हैं। क्योंकि वो जूस जो सपना ने मालिनी जी को दिया था उसमें जहर नहीं था। मालिनी जी की मौत स्लो पॉइजनिंग से हुई है। स्लो पॉइजनिंग, धीमे धीमे असर करने वाले जहर की वजह से, जो उन्हें 45 दिन तक रोज लगातार दिया गया था। धीमा जहर? मां को मारने की इतनी बड़ी साजिश? जी, और ये साजिश किसी आसपास वाले की है, जो उनके खाने के साथ, उनकी दवाइयों के साथ छेड़खानी कर सकता था। सर, चाय लीजिए आप लोग। थैंक यू, आप लीजिए। एक मिनट, मैं पी लूं। एक बात बताइए, मालिनी जी को रोज दवाई कौन देता था? सर, उन्हें दवाइयां सपना ही दिया करती थी। अच्छा। हाँ, मैं ही उन्हें दवाइयां दिया करती थी, पर कभी कभार सासू माँ अपनी दवाइयां खुद लिया करती थी, कभी आयुर्वेदिक की तो कभी न्यूरोपैथिक की। तो सपना जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जहर शायद मालिनी जी की खुद की ली हुई दवाओं में था? मैं नहीं जानती कि जहर किस चीज में था, मैं तो सिर्फ आपको उनकी आदतों के बारे में बता रही हूँ। चलो ठीक है, हमें वो दवाइयां देखनी है। चलिए सर, मैं आपको माँ का कमरा दिखाता हूँ। चलिए। भाभी, क्या हुआ आपको? भाभी, सांस लेने में दिक्कत हो रही। सुरेश, पानी लाओ। अरे पानी लाओ। दुष्यंत, लता इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जल्दी से एम्बुलेंस बुला लो और हॉस्पिटल ले जाओ इसे। श्रेया, तुम भी जाओ साथ में। जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है काव्या की और हुआ क्या है इन्हें? फिलहाल तो हम इनके बेहोशी की वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट डोंट वरी, खतरे का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा। इन्हें जल्दी होश आ जाना चाहिए। थैंक गॉड। वैसे भी सासू माँ के मौत के सदमे के बाद हम उभर नहीं पाए। कम से कम काव्य भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए।
डॉक्टर साहब इन्हें जैसी होश है हमें बता दीजिएगा। या श्योर। थैंक यू। सर मुझे तो सपना पे शक हो रहा है। वहाँ पार्टी में काव्या के साथ झगड़ा कर रही थी और यहाँ इसे काव्या की इतनी परवाह हो रही है। और श्रेया होना उस चाय में कुछ था जिसे पीते ही काव्या बेहोश हो गई। सर चाय तो मैंने भी पी थी। थैंक गॉड मुझे कुछ नहीं हुआ। आर यू श्योर पंकज? श्योर मतलब सर? मतलब चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे ना तुम्हें? चक्कर? नहीं सर चक्कर नहीं आ रहे, मगर पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है सर। पेट में गड़बड़ लग रही है, गर्मी हो रही है, कहीं से वो तो नहीं हो गया? पंकज और अगर तुम्हें सीरियसली कुछ हो भी गया है तो हम हॉस्पिटल में ही है ना। कैसे? अजीब बात है, ये काव्या का पति आनंद अभी तक आया नहीं। पंकज उसका नंबर ट्राई करो। सर उसका फोन बंद आ रहा है। सर कहीं आनंद ने तो काव्या को चाय में जहर नहीं पिला दी? हो सकता है पंकज। सर अगर चाय में जहर था तो हो सकता है कि नौकर भी शामिल हो। सर क्या कहा डॉक्टर ने, क्या हुआ काव्या को? सर डॉक्टर के मुताबिक काव्या की चाय में जहर था और पंकज रिपोर्ट से के ब्यूरो गया है। काव्या की चाय में जहर था? सुरेश तो बताओ सुरेश, चाय में जहर कहां से आया? चाय में जहर कहां से आया? नहीं कहा था जहर डालने के लिए, ना मैंने डाला सर। सब पता चल जाएगा। एक बात बताओ, जब तुम चाय लेकर आए थे तो चाय कहीं पर रख दी थी और कुछ दूसरे काम के लिए गए थे? हाँ साहब याद आया, मैं सुबह जब चाय लेकर आ रहा था तो आनंद साहब ने मुझे कुछ खाने के लिए लेकर आने को कहा। अरे सुरेश सिर्फ चाय, कुछ नाश्ता भी ले जाओ। कल रात से किसी ने कुछ भी नहीं खाया। जाओ। जी साहब। आनंद कहाँ है? सर ये अपने रूम में सो रहे हैं। कहाँ है आनंद? आनंद तो है ही नहीं कमरे में। पता नहीं सर, अभी तो भैया यहीं सो रहे थे। फोन करके बुलाओ। सर घंटी जा रही, भैया फोन नहीं उठा रहे। घंटी बज रही है पर भैया फोन नहीं उठा रहे हैं। सर जब सुरेश चाय लेके आया था सर बिस्किट तो था ही नहीं। और तो और सर जब चाय आई तो वहां पे आनंद भी नहीं था, तो आनंद को पता कैसे चला कि कौन सा कप किसके हिस्से में जाने वाला है? हाँ वाकई आनंद तो वहां था ही नहीं चाय पीने के लिए। जब ये सुरेश सबके लिए चाय लेकर आया था तो सारे के सारे चाय के कप एक जैसे ही थे। उसमें एक मग था, मग बड़ा सा, जो काव्या ने उठाया था। तो हो सकता है वो काव्या का खास मग हो जिसमें वो हर बार चाय या कॉफी पीती हो। हाँ सर। और ये बात आनंद को मालूम थी। हेलो एसीपी साहब, मैं डॉक्टर सुमित। हाँ डॉक्टर सुमित बोलिए। एसीपी साहब आप जल्दी चले जाइएगा, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ डॉक्टर सुमित? ये काव्या तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता। आप यहाँ जल्दी चले जाइएगा। हेलो, लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है हॉस्पिटल में। लेट्स गो। लिस्ट बना के दोबारा से डिटेल मुझे दे देना, ठीक है? बाकी सब मैं देख लूंगी। डॉक्टर सुमित कहाँ मिलेंगे? सर उन्हें तो आईसीयू में भर्ती किया है। डॉक्टर सुमित को आईसीयू में भर्ती किया है? क्यों? सर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। डॉक्टर सुमित अपने कैबिन में खून में लथपथ मिले सर, और उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई है। माय गॉड, क्या मिल सकते हैं उन्हें? फिलहाल तो नहीं सर, वो कोमा में है। होश में कब आएंगे नहीं पता। दुष्यंत, जरूर ये वही मुजरिम है जो ये सब कर रहा है। वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है।
पहले मालिनी के साथ और अब डॉक्टर सुमित के साथ। काव्या, सर कहीं उस मुजरिम का अगला निशाना काव्या तो नहीं? काव्या काव्या कहाँ चली गई सर? कहीं काव्या को भी तो गायब नहीं किया उसने? श्रेया, ये जो भी कोई है, अगर इसने काव्या को भी गायब किया तो वो हॉस्पिटल के मेन गेट से ही बाहर जा सकता है। और सर शायद डॉक्टर सुमित को भी उस खूनी के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उन पर भी हमला हुआ। निखिल, तो शायद डॉक्टर सुमित यहाँ फोन पर बात कर रहे थे और फिर पीछे से कोई आया और जोर से उनके सर पर वार किया और वो यहाँ नीचे गिर गए। हाँ साहब, डॉक्टर साहब के सिर के पीछे चोट आई है। अच्छा, हादसे के बाद डॉक्टर सुमित के केबिन में कितने लोग आए थे? सब 4-5 जन आए थे उनको आईसीयू में ले जाने के लिए। सर आनंद का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, कहीं इस सब के पीछे उसी का हाथ तो नहीं? ये आनंद ही कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस आनंद में। आइए सपना जी, आइए। कहाँ गई थी आप? वो मैं काव्या की रिपोर्ट्स लेने गई थी गैस्ट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के पास। क्या हुआ? वहां से एक रिपोर्ट लाने में इतना वक्त? लाइन बहुत लंबी थी, मगर क्यों? क्या बात है? काव्या कहाँ है? काव्या गायब है, समझिए आप? क्या? सर ये ब्लड सैंपल्स तो ले लिए, लेकिन सर क्योंकि बाकी लोग डॉक्टर साहब के कैबिन के अंदर चले गए थे, इसलिए सारे जरूरी सबूत मिट गए। और यहाँ पे काव्या गायब है ना दुष्यंत? ये किसी एक आदमी का काम नहीं, ये जो भी कर रहा है ना उसका कोई साथी है। एक इनके परिवार में से कोई और दूसरा इस हॉस्पिटल में से कोई। यस, यूरेका! डॉक्टर साहब, क्या हुआ? ये फॉरेंसिक लैब में जश्न का माहौल? अरे हाँ भैया, जश्न का माहौल तो होगा ही। स्विट्जरलैंड की हसीन वादियां पुकार पुकार के कह रही हैं, सालुखे आजा रे तू आजा, तेरा इंतजार है। मतलब आपको पता चल गया कि वो लाश के अंदर जहर कहां से गया? जहर बॉडी में आया था दांत से। दांतों से जहर? हाँ सचिन, मालिनी ने 2 महीने पहले ही अपने दांतों का रूट कैनल करवाया था और इस ऑपरेशन के दौरान उसके दांतों में जो मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया गया था वो मात्रा में बहुत ज्यादा थी। मर्क्यूरी अपने आप में ही एक जहर है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल। और जब जब मालिनी जी खाना खाती थी, खाने को अपने दांतों से चबाती थी, तब तब दांतों में छुपा हुआ वो मर्क्यूरी खाने में मिक्स हो जाता था और पेट में चला जाता था और पेट से फिर पूरे खून में मिक्स हो जाता था। यही है वो स्लो पॉइजन जिससे वो बेचारी बेमौत मारी गई। सर हो सकता है कि डेंटिस्ट ने सब जानबूझ के ना किया, गलती हो गई उससे, मे बी मेडिकल नेग्लिजेंस। नहीं सचिन, ये मौत एक हादसा होता तो लाश को जलाया नहीं जाता। जिस किसी डेंटिस्ट ने भी ये किया है जानबूझ के किया है। वकील साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी माँ अपनी वसीयत बदलवाना चाहती थी। जी हाँ। मगर वो ऐसा कर नहीं सकी, तो ऐसी स्थिति में क्या हमारा बंटवारा पुरानी वसीयत के हिसाब से होगा? दरअसल बात यह है कि मैं और आपकी माताजी। अरे वकील साहब आप, डॉक्टर साहब आप भी? मैं तो सिर्फ ये पूछने आया था कि क्या आपकी माताजी ने कभी अपने दांतों का इलाज करवाया था 1.5-2 महीने पहले? नहीं सर, उन्होंने कभी मुझे तो नहीं, उन्होंने कभी हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। डॉक्टर साहब आप तो फैमिली डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा। मुझे भी कभी उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। दुष्यंत, काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, शायद कुछ मिल जाएगा। और निखिल, घर में जितने भी नौकर हैं सबको ऊपर बुलाओ,
लिख रहा। एक बात बताओ, क्या तुम में से कोई जानता है कि मालिनी जी ने अपने दांत का इलाज करवाया था किसी दांत के डॉक्टर के पास 1.5-2 महीने पहले? सब एक दिन अचानक मालकिन के दांतों में दर्द हुआ तो उनका ड्राइवर उन्हें डेंटिस्ट के पास लेकर गया था। सर यहीं पे छोड़ा था हमने उन्हें। उसके बाद किधर गई वो तो मालूम नहीं मुझे। ठीक है, आसपास जितने भी डेंटिस्ट है ना, सब चेक कर लेते हैं। तुम लोग उधर देखो। हम लोग सीआईडी से। क्या ये कभी आपके यहाँ इलाज कराने आई थी? नो, आई डोंट थिंक सो। यहाँ पर आए हैं। ध्यान से देखिए, ये 2 महीने पुरानी बात है। नो सर, ये लेडी कभी हमारे वहाँ इलाज के लिए नहीं आई। नहीं, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर आए हैं। आई नॉर्मली मैं पेशेंट्स को याद रखती हूँ अपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। उस साइड किसी भी डेंटल क्लिनिक में मालिनी को किसी ने पहचाना नहीं। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं। सीआईडी वाले आगे। तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना चाहिए? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हमें डॉक्टर से मिलना है। जी कहिए, मैं डॉक्टर कल्पना हूँ। आपके पास अपॉइंटमेंट है? डॉक्टर, हम सीआईडी से। इन्हें पहचानती हैं आप? इन्हें कभी देखा नहीं है। कौन है ये? इनका नाम मालिनी है और इनका खून हो गया है। क्या? खून? क्या हुआ? खून का नाम सुनते ही आपकी जबान लड़खड़ाने की लग गई? नहीं नहीं, यहाँ पहली बार सीआईडी आई है ना, तो मैं थोड़ी नर्वस हो गई। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। थैंक यू वेरी मच। अरे सर, आप लोग अभी तो आए, इतनी जल्दी जा रहे हैं? डॉक्टर प्रतीक ने ठीक से इलाज नहीं किया क्या? डॉक्टर प्रतीक? यहाँ तो कोई लेडी डॉक्टर है ना? नो नो, नो लेडी, नो लेडी, ओनली जेंट्स, ओनली जेंट्स। डॉक्टर प्रतीक। अच्छा अच्छा। अरे सर, आप लोग फिर से आ गए? अरे वो क्या हुआ कि इनके दांत में दर्द होने लगा अचानक, तो वो जरा डॉक्टर से मिलना था। क्या नाम है उनका? डॉक्टर कल्पना। हाँ जी, 1 मिनट। हेलो। क्या हुआ सर? मेरे दांत में बहुत दर्द है, मगर मुझे एक जेंट्स डॉक्टर चाहिए। लेडीज डॉक्टर में वो शर्म आती है। नहीं नहीं, या तो मैं ही हूँ। लेकिन दीवार पे तो डॉक्टर प्रतीक का सर्टिफिकेट लटका हुआ है। ये नाम तो किसी लेडी का नहीं हो सकता ना? चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए। सर, कहाँ जा रहे हो आप? डॉक्टर प्रतीक। डॉक्टर प्रतीक। अरे डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं? आप चले जाइए यहाँ से। डॉक्टर साहब, कुछ गिर गया क्या यहाँ पे आपका? मैंने कुछ नहीं किया है। आइए आइए, बाहर आइए। आइए। अब चले जाइए यहाँ से। अरे अरे, चले जाएंगे डॉक्टर साहब। आप चले जाइए। अब जाएंगे, पहले थोड़ी बातचीत तो कर लें। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अरे आइए तो सही। आइए आइए। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ 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 हाँ। सर, ये ऐसे नहीं मानेंगे। लगता है डेंटिस्ट साहब के दांतों का इलाज करना पड़ेगा। अरे लेकिन हम में से किसी को डेंटिस्ट्री आती नहीं है। अरे नहीं आती तो आ जाएगी। क्यों डॉक्टर साहब, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना। आपने भी तो प्रैक्टिस से सीखा होगा। आती। हाँ तो फिर आइए आइए, प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए बैठिए बेटा। अरे भाई बेटा, बैठिए। आइए आइए, बैठिए। बैठिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए। ये गलत कर रहे हैं आप लोग। तुमने जो किया वो ठीक था क्या? मैंने गलत कुछ नहीं किया। गलत तो हम भी नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आप जल्दी से मुंह खोल दीजिए वरना बता। मालिनी का इलाज मैंने किया था। और इलाज के बहाने उसके दांतों में ज्यादा मरकुरी भी तुमने डाली थी।
गलती हो गई। गलती नहीं है, ये गुनाह है। किसके कहने पे किया था? मुझे नहीं मालूम। पता नहीं, आनंद पैसे दिए थे मुझे उसने। कहाँ मिलेगा ये? भाई को दम। हाँ डॉक्टर सालुंके, क्या? आनंद रुक जाओ, आनंद गोली चल जाएगी। आनंद रुको, आनंद! देखो आसपास, इसने काव्य को कहां छुपा रखा है? चलो ये क्या किया आप सबने? मेरे पति को मार डाला। आनंद उठो। सर, इनके प्यार को तो देखकर ऐसा लगता है कि अगर इन्हें ऑप्शन दिया जाए कि ये मर जाए और इनका हस्बैंड जिंदा हो जाए तो वो ऑप्शन जरूर ले लेंगी। क्यों नहीं सर, ये तो एक भारतीय नारी का फर्ज है ना। पर अफसोस मेरे पति खुद ही मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते थे। ये तो भगवान का शुक्र है कि मेरी चाय में जहर थोड़ा कम था, वरना आज आपको यहाँ मेरी लाश मिलती। अभिजीत, काव्या की चाय में जो दवाई के ट्रेसेस मिले हैं उससे किसी की जान नहीं जा सकती। एक मिनट, आपको कैसे पता चला कि आपकी चाय में जहर कम था? वो सर, अभी आप ही ने तो कहा। अरे हमने कब कहा? हाँ याद आया, आनंद ने बताया था। हाँ? आनंद कैसे बताएगा? आनंद बेचारा तो खुद ये बात नहीं जानता था। ये बात जानती थी तो सिर्फ एक औरत, और वो औरत तुम हो काव्या। आनंद, तुम जिंदा हो, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। क्या करें, लोहे को लोहा काटता है, उसी तरह धोखेबाज का एक ही इलाज है, धोखा। जब डॉक्टर प्रतीक ने हमें बताया कि आनंद 22 गोदाम में मिलेगा, तो हमने यहाँ पहुंचकर देखा कि वो बेचारा बंधा पड़ा है। उसके हाथ पांव खोले तो उसने अपनी आप बीती सुनाई। किसने किया ये सब? है ये सब मेरी बीवी काव्या ने किया है सर। हाँ, कहीं कहीं छुपी हुई है। बस फिर क्या, हमने आनंद के साथ एक छोटा सा खेल खेल लिया, तुम्हारा असली रंग सामने लाने के लिए। तो ये सब ड्रामा था, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। पीछे मुड़ के देखो। बड़ी भारतीय नारी होने का ढोंग कर रही है। तुम जैसी नहीं होती भारतीय नारी। सासू माँ ने आधी जायदाद आनंद के नाम कर दी थी,
पर आनंद अपने भाइयों से बहुत प्यार करता था, तो वो अपनी जायदाद का हिस्सा भी अपने भाइयों को देना चाहता था। और ये बात आपको बहुत खटकती थी, क्यों? मुझे पता था सर, मुझे पता था कि वो सासू माँ पे दबाव डालेगा वसीयत बदलने के लिए। इसलिए तुमने उन्हें डॉक्टर प्रतीक के पास भेजा, उनकी दांत की तकलीफ का फायदा उठाकर, ताकि इससे पहले कि वो अपनी वसीयत बदले उनकी मौत हो जाए। हाँ सर, और मैंने प्रतीक से कहा अगर वो पकड़ा जाए तो मेरा नहीं आनंद का नाम ले, ताकि आपके सास यानी मालिनी जी के खून के जुर्म में आनंद यानी आपका पति फंस जाए, जिससे 25 करोड़ की आधी जायदाद आपकी हो जाए। हॉस्पिटल में डॉक्टर सुमित तुम्हारी सच्चाई जान गए थे, इसलिए उन पे भी हमला किया तुमने। मैं क्या करती सर, उसने मुझे फोन पे बात करते हुए सुन लिया था। अब बारी है खेल के दूसरे पड़ाव की, जिसमें हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि मेरे पति परमेश्वर यानी कि मिस्टर आनंद कुमार ने अपनी ही पत्नी को अगवा कर लिया। तो डॉक्टर सुमित को कोमा में पहुंचा दिया, अपने पति की किडनैपिंग की और मालिनी जी का खून कर दिया। दौलत की भूख मिटाने के लिए इतने सारे जुर्म किए तुमने, लेकिन सजा सिर्फ एक ही मिलेगी, फांसी।